नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए खास ये है 10 जून 2025 के करंट अफेयर्स पर हमारी बातचीत का पहला भाग। हाँ, इसमें हम कोशिश करेंगे कि अलग-अलग स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसके जरूरी पहलुओं को समझें। बिल्कुल। और हो सकता है कुछ मुद्दे हमने पहले भी डिस्कस किए हों, तो एक तरह से ये रिवीजन भी हो जाएगा। सही कहा। तो आज हम कुछ अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे चीन की ईजियाओ मांग का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ रहा है, फिर दक्षिण चीन सागर में थितु द्वीप का मामला है, हाँ, वो तनाव वाला और एक वो नई तकनीक स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंटरवेंशन। SAI, हाँ, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई। और नफीस अपनी फिंगरप्रिंट प्रणाली। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहली खबर ये ईजियाओ वाली। सुना है चीन में इसकी इतनी मांग है कि पाकिस्तान में गधों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। ये है क्या चीज आखिर? हाँ, ईजियाओ मतलब ईजियो, ये असल में गधे की खाल से बनने वाला एक जेलेटिन है। अच्छा, खाल से? हाँ, चीन की पारंपरिक दवाइयों में ये सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। मानते हैं कि ये खून की कमी मतलब अनीमिया में फायदेमंद है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। और मजे की बात यह है कि गधों की आबादी के मामले में पाकिस्तान दुनिया में शायद तीसरे नंबर पर आता है। अच्छा, तीसरे नंबर पर? हाँ, तो चीन की ये जो मांग बढ़ी है ना, उसका सीधा असर वहाँ की लोकल मार्केट और इकोनॉमी पर दिख रहा है। तो ये सिर्फ मतलब दवाई का मामला नहीं रहा, ये तो इंटरनेशनल ट्रेड और लोकल इकोनॉमी से जुड़ गया। बिल्कुल, चीन में लोगों की आय बढ़ी है और पारंपरिक चिकित्सा पर भरोसा भी है, तो मांग बढ़ गई। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, पशु कल्याण का सवाल, गधों की आबादी पर दबाव। ये दिखाता है कि कैसे एक देश की जरूरतें और परंपराएं दूसरे देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर असर डाल सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये इंटरनेशनल ट्रेड, कल्चर और उनके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट का अच्छा केस स्टडी है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब चलते हैं दक्षिण चीन सागर। थितु द्वीप के पास हाल में कुछ तनाव हुआ है, सुना है? ये एरिया इतना सेंसिटिव क्यों रहता है हमेशा? देखिए, थितु द्वीप, जिसे फिलीपींस वाले पगासा कहते हैं, हाँ। वो स्प्रैटली आइलैंड्स का हिस्सा है। हाँ। कब्जा फिलीपींस का है, पर चीन, ताइवान, वियतनाम ये सब भी अपना दावा करते हैं। कई दावेदार हैं। और ये जगह स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो समुद्री व्यापार के रास्ते यहीं से निकलते हैं। अच्छा। और दूसरा, माना जाता है कि यहाँ तेल और गैस के अच्छे खासे भंडार हो सकते हैं। ओह, तो संसाधनों का भी मामला है। हाँ, तो हाल में जो चीनी जहाज वहां फंसा, वो दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी घटना भी इन विवादित पानी में टेंशन बढ़ा सकती है, खासकर जब चीन का बड़ा मिलिट्री बेस सुबी रीफ पास में ही है। समझ गया। तो ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि पावर, रिसोर्स और रीजनल सिक्योरिटी सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ऐसी घटनाएं बार बार याद दिलाती हैं कि साउथ चाइना सी एक तरह का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। फिलीपींस जैसे देशों के लिए अपनी सॉवेरेनिटी बचाना एक चुनौती है, और बड़ी ताकतों, खासकर अमेरिका और चीन के बीच भी ये तनाव की वजह बनता है। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून और डिप्लोमेसी का रोल बहुत बढ़ जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। UN क्लॉज जैसे कानून और बातचीत ही रास्ता निकाल सकते हैं। चलिए, अब एक ऐसी तकनीक की बात करते हैं जो भविष्य में शायद क्लाइमेट चेंज से लड़ने में काम आए। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंटरवेंशन यानी SAI। सुनने में तो ये बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है। हाँ, है तो काफी एम्बिशियस। SAI का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि हम एटमॉस्फेयर की ऊपरी परत मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में सल्फेट जैसे छोटे छोटे कण स्प्रे करें। स्प्रे करें हवा में? हाँ, ये कण सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके वापस स्पेस में भेज देंगे, जिससे धरती थोड़ी ठंडी हो सकती है। अच्छा, जैसे ज्वालामुखी फटने के बाद होता है? बिल्कुल वैसा ही। ये उसी नेचुरल कूलिंग इफेक्ट की नकल है। आजकल जो स्टडीज हो रही हैं वो इसकी कॉस्ट कम करने और इसे प्रैक्टिकल बनाने पर फोकस कर रही हैं। लेकिन क्या इसके कुछ अनजाने खतरे भी हो सकते हैं, मतलब प्रकृति के साथ इतने बड़े स्केल पर छेड़छाड़? हाँ, और यही सबसे बड़ा सवाल और चिंता की बात है। इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ओजोन लेयर पर असर पड़ सकता है, बारिश का पैटर्न बदल सकता है। और अगर इसे शुरू करके अचानक रोक दिया तो तापमान बहुत तेजी से बढ़ सकता है, जिसे टर्मिनेशन शॉक कहते हैं। बाप रे। और फिर सवाल है इसके कंट्रोल का, गवर्नेंस का। कौन तय करेगा, कैसे करेगा? तो ये तकनीक भले ही सुनने में अच्छी लगे, पर इसके एथिकल और जियोपॉलिटिकल पहलू बहुत उलझे हुए हैं। ये तो है। यूपीएससी के लिए ये एनवायरनमेंट, साइंस टेक और ग्लोबल गवर्नेंस तीनों नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। निश्चित रूप से। अच्छा, अब आते हैं देश की इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े एक सिस्टम पर, NFS। सुना है इसमें विदेशियों की पहचान के लिए कुछ बदलाव हुए हैं। ये सिस्टम है क्या और काम कैसे करता है? डेटाबेस है, सेंट्रलाइज्ड, पूरे देश का एक ही जगह। हाँ, इससे NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो मैनेज करता है।
हर अपराधी को एक यूनिक 10 डिजिट की आईडी मिलती है। अच्छा। इससे होता यह है कि जांच एजेंसियों के लिए देश में कहीं भी अपराधी की पहचान करना, उसका क्राइम रिकॉर्ड ट्रैक करना आसान हो जाता है। तो काफी मददगार है ये। हाँ, और जो हालिया बदलाव की बात है वो शायद इसीलिए है ताकि अगर कोई विदेशी नागरिक अपराध में शामिल हो तो उसकी पहचान और जांच में और आसानी हो। समझ गया। तो ये टेक्नोलॉजी क्राइम कंट्रोल में एक बड़ा कदम है, पर क्या इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी वगैरह? हाँ, वो चिंता तो हमेशा रहती है जब इतना बड़ा डेटाबेस बनता है। डेटा की सुरक्षा, उसकी प्राइवेसी, ये यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। सही बात है। और जो बेगुनाह लोग हैं उनके अधिकार सुरक्षित रहें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और नागरिकों के अधिकार, इनके बीच संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती होती है। बिल्कुल। ये इंटरनल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और उससे जुड़े एथिकल सवाल, इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो आज हमने देखा कि कैसे ग्लोबल डिमांड लोकल मार्केट्स को बदल सकती है, जैसे एजीओ वाले केस में। हाँ। कैसे पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट नई टेंशन्स पैदा करते हैं, जैसे थितु द्वीप में। कैसे भविष्य की टेक्नोलॉजी उम्मीदें और चिंताएं दोनों साथ लाती है, जैसे एआई। सही कहा। और कैसे टेक्नोलॉजी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत कर सकती है, जैसे नेफिस। ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हैं और दिखाते हैं कि दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है। हाँ, और इनके अलावा आज की दूसरी खबरों में महाराष्ट्र का तामिनी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी था। पुणे में मिली वो नई प्लेनेरियन प्रजाति डुगेसिया पुनेंसिस। हाँ, वो कीड़े वाली। दुधवा टाइगर रिजर्व की बढ़ती बायोडाइवर्सिटी, मंगल का वो बड़ा ज्वालामुखी अर्सिया मॉन्स और हिमालय में चमगादड़ की एक नई प्रजाति भी मिली है। इन पर हम शायद आगे और बात करेंगे। जरूर। तो इन सब बातों का सार यही है कि चाहे लोकल इकोलॉजी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो या फ्यूचर टेक्नोलॉजी, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है और हमारी जिंदगी पर असर डालती है। बिल्कुल। यूपीएससी की तैयारी में इन कनेक्शंस को समझना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या नाफिस जैसी प्रणाली का इस्तेमाल सिर्फ अपराध रोकने के लिए ही हो सकता है, या इसका इस्तेमाल दूसरी सोशल स्कीम्स में भी असरदार तरीके से किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो इसके नैतिक पहलू क्या होंगे? सोचने वाली बात है। तो अगर आपको ये बातचीत काम की लगी हो तो प्लीज लाइक करें और आगे की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही 10 जून के करंट अफेयर्स के भाग 2 के साथ वापस आएंगे। नमस्कार। नमस्कार।